नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके बीच एक नई शख्सियत के साथ उपस्थित होते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो चाको साहब, जो कि भोपाल में खेल विभाग में पदस्थ हैं, खेल अधिकारी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपने मुझे इस कार्यक्रम में आपके चैनल में बुलाया। धन्यवाद। आज आप एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आज एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया है, वो रिकॉर्ड क्या है और किस तरह से इस मुकाम को आपने हासिल किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सबसे पहले तो मैं खबर टीवी पर मैं आपको विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वो इस तरह से है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक किसी भी खेल अधिकारी ने मेरे बराबर नौकरी नहीं की। आज मैं उस पहले जो मेरे खेल अधिकारी थे संतोष राजपूत जी, पूर्व खेल अधिकारी, उनका मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस रिकॉर्ड को आज बनाया। और इसी रिकॉर्ड को बनाने पर आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस 37 सालों का सफ़र कैसा रहा आपका? किस तरह के अनुभव आपने प्राप्त किए, वो अगर आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल, मैंने आज की तारीख में 37 साल 10 महीने 2 दिन मेरे आज पूरे हुए और इन लंबी पारी में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। मेरे अधिकारी और मेरे साथी और मेरे खेल एसोसिएशन सब ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। मैंने 5 जनवरी 1984 में उज्जैन में ये ज्वाइन किया था। वहाँ लगभग मैं 9 साल रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र मंदसौर हुआ, वहाँ लगभग मैं 2 साल रहा और 94 में मेरा ट्रांसफ़र रतलाम हुआ। वहाँ लगभग मैं 21 साल रहने के बाद मैं यहाँ पर 2015 में भोपाल आया और भोपाल का मेरा 6 साल और 5 महीने मेरे पूरे हो गए। इस तरह मेरे 37 साल 10 महीने और 2 दिन पूरे हुए। और बहुत अच्छा सहयोग सभी जनप्रतिनिधि, खेल संस्था, खिलाड़ी और मेरे अधिकारी, मेरे मिनिस्टर, सब लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। प्रेस ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने भरपूर सहयोग दिया। इसके कारण मैं आज ये रिकॉर्ड बना सका और इन सब से बाय द ग्रेस ऑफ जीसस मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इन वर्षों में मुझे फिट रखा। इन 37 सालों में कई बार आपको सम्मानित किया है, कितने अवार्ड आपने हासिल किए हैं? देखिए, मेरे को कई वर्ष ये भोपाल में कम से कम 150 से 200 बार विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिला। आपको माध्यम से मैं 26 जनवरी 15 अगस्त में कई बार रतलाम में सम्मानित हुआ, लेकिन मेरी कोई अवार्ड और कोई विशेष तौर से मुझे कोई अवार्ड नहीं। पर मेरा जो स्नेह है, जो मुझे खिलाड़ियों एसोसिएशन, आप जैसे लोगों ने मुझे जो ऐसे सम्मानित किया, वही मेरा बहुत बड़ा सम्मान मैं अपने आप को मानता हूँ। पर मेरा कोई ऐसा कोई विशेष मुझे कोई पदक राष्ट्रपति अवार्ड या प्रधानमंत्री अवार्ड या कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला। आंकड़ों को आप बखूबी समझते हैं। तमाम जो खेल प्रेमी हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनके जो भी आंकड़े हैं, जो भी उन्होंने अपने सफ़र में किया, उनको आप बखूबी जानते हैं। तो आंकड़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा जीवन ही आंकड़ों पर डिपेंड है। मैंने वास्तव में बहुत तैयारी की। मैं सौरभ जी आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 20 नवंबर 1969 में पहली बार कमेंट्री सुनी थी जब GR विश्वनाथ ने कानपुर टेस्ट में सेंचुरी मारी थी, आज से लगभग 52 साल पहले। उसके बाद मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। उस टाइम में मात्र 8 वर्ष का था और 8 वर्ष में उसके बाद आंकड़ों में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। मैंने सब मैचेस देखे, सब मैचेस सुने, देखना, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह से आया हूँ, रतलाम में जो लोकल मैच होते थे उस लेवल, बड़े लेवल पे तो मैंने कोई मैच नहीं देखा, लेकिन मैंने जो कमेंट्री सुनी है, कमेंट्री लाइव टेलीकास्ट, चाहे वो इंग्लैंड से होती थी या ऑस्ट्रेलिया से होती थी या इंडिया में, मैंने अपनी मन की आंखों से ये खेल देखे हैं और इतना ज़बरदस्त हर खेल को मैंने उसको सुना है और कमेंट्री सुनी और अपने दिमाग में जहाँ तक कोशिश की वो मेरे दिमाग में मैंने
अपने संजोया और उस आंकड़ों को मैंने अपने दिमाग में रखा। और ये इसको कहते हैं मेमोरी का जो ट्रिक था, मेमोरी मेरी अच्छी बाय द ग्रेस ऑफ जीसस, मेरी मेमोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा और उसको आंकड़े को मिलान और सब खेलों का मिलान ऐसे करके सीखा। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, तमाम भारतीय खिलाड़ी जो कि काफ़ी प्रचलित रहे हैं, उनके आंकड़ों को भी आपने संजोया है, तो आप इनके बारे में अगर बता पाएँ आंकड़ों के लिहाज से। देखिए आंकड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे जीवन में मैं एक जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि आने वाले टाइम पर मैं गिनीज बुक और रिकॉर्ड बनाऊं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। मुझे लगभग 2 लाख आंकड़े पता है, तो ये एक मेरा संकलन है। ये उसके बाद एक चैलेंज है, वो आंकड़े आप जो टीवी के माध्यम से आप लोगों ने भी मुझे बहुत हाईलाइट किया है। जैसे सचिन तेंदुलकर की जब मैंने इसको को रिलेट किया, कभी सचिन तेंदुलकर बोले तो उनका डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1973 है। उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले, 15,921 टेस्ट में बनाए। वैसे ही उन्होंने 463 वनडे खेले हैं और 18,426 रन बनाए। जहाँ तक राहुल द्रविड़ की बात है, उन्होंने 11 जनवरी 1974 पैदाइश है उनकी, उन्होंने 164 टेस्ट में 13,288 रन बनाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े तो मैं उन डेट्स को मैं ज़्यादा महत्व देता कि डेट को कैसे कैसे उसको कोरिलेट करना, वो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है और बहुत अच्छी तरीके से वो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। 37 सालों के सफ़र में आपने खेल विभाग में क्या कुछ बदलाव देखे और अब खेल में क्या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं 37 साल मत बोलिए, 38 साल बोलिए। हाँ, 38 ही हो गया है, 38 क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं, तो 2 महीने कम है। मैं इस आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ परिवर्तन देखा। आज से 38 साल पहले जब मेरी जॉब लगी थी, तो आपको बता दूँ मेरी मात्र तनख्वाह 700 रुपये हुआ करती थी। हमारा खेलों का जो बजट है वो आप अभी बताऊंगा तो बड़ा आश्चर्य होगा, 1,000-2,000 रुपये का बजट होता था। तो वो जो बजट है उससे हम कोई ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कर पाता था। हमारा स्टाफ भी 2 या 3 का होता था। स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स के क्लब, इनसे मदद लेके हमने स्पोर्ट्स को डेवलप किया, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया। एक उद्देश्य था कि लोग कैसे स्पोर्ट्स में आए। ये मैं खुद भी खिलाड़ी था, तो इन बच्चों की भावना समझता था, इस हिसाब से मैं वापस आया। लेकिन पहले का जो परिवर्तन और अब के परिवर्तन में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि 2003 में जहाँ हमारा बजट मात्र 5 करोड़ हुआ करता था, आदरणीय जो मेरी खेल मंत्री हैं यशोधरा मैडम, उनकी मेहनत से 2005 में ये बजट 5 करोड़ से लगभग 200 करोड़ हुआ, फिर बढ़ते हुए 250 करोड़ हुआ। तो मैं इस खेल विभाग में मेरा जो अनुभव रहा, उस अनुभव में मैं बोल सकता हूँ कि यदि किसी ने एकमात्र किसी को मैं श्रेय दूंगा तो वह है हमारी खेल मंत्री आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया मैडम, जिनका जो पैशन है, खेल के प्रति लगाव है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उनने जो कार्य किया है और उनके साथ हम लोगों ने कंधा से कंधा मिला के साथ दिया। लेकिन पूरा श्रेय यदि दूंगा तो आदरणीय यशोधरा राजे मैडम और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, शिवराज जी को, जिन्होंने हमारे बजट को और अच्छा पूरी की पूरी जो श्रेय है पूरा महाराज जो यशोधरा राजे जी, उन्होंने उनको ये बजट को बढ़ाया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे इस देश में नंबर 1 पर है। 2005 के पहले तक हमारे पास अधोसंरचना के नाम पे कुछ भी नहीं था। हमारे पास छोटे छोटे ऑफिस, जो भी हम एसपी ऑफिस में बैठते थे, आज हमारे पास मैं खुद नहीं सोचता कि कभी ऐसा, ये सपने जैसा लगता है। तो आपको मैं हॉकी के बारे में बताना चाहूँगा कि जहाँ हॉकी के एस्ट्रो टर्फ, जब मैं आया था इस विभाग में 84 में, तो पूरे हिंदुस्तान में कुल मिला के 10-12 एस्ट्रो टर्फ हुआ करते थे हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में तो कुछ नहीं, हिंदुस्तान में आपको बता दूं 82 में फर्स्ट टाइम एस्ट्रो टर्फ लगी, मात्र जब आपको मालूम होगा जब एशियाड हुआ था तब। और हमने
75 में वर्ल्ड कप जीता था, 15 मार्च 75 में। उसके बाद वो एस्ट्रो टर्फ में 76 मॉन्ट्रियल में हुआ, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हम 7वें नंबर पे पहुंचे जो चैंपियन टीम थी, और हम ऑस्ट्रेलिया से दूसरा मैच 6-1 से आ रहे। तो हमको एस्ट्रो टर्फ की क्या कीमत है वो हमको कीमत चुकानी थी। फिर हमारी सरकारों ने काम किया, और हमारी सरकार ने 2005 के बाद आपको बता दूं, कम से कम हमारे पास लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 17 से 18 एस्ट्रो टर्फ है, और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के पास 13 या 14 एस्ट्रो टर्फ है। और पूरे हिंदुस्तान में दी एस्ट्रो टर्फ की वो देखें तो हम सेकंड लार्जेस्ट हैं आफ्टर हरियाणा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी जो शूटिंग रेंज है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग रेंज है। आप देखेंगे हिंदुस्तान की तो वर्ल्ड बेस्ट है ही, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वैसे ही हमारी जो हॉकी की एकेडमी ग्वालियर में, वो भी दुनिया में वुमेन के नाम से नंबर 1 एकेडमी है। सिर्फ 18 एकेडमीज चलती है। तो आप ये तो जमीन आसमान का जो अंतर जो बोलेंगे वो अंतर था। जो मैं जब नौकरी में आया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में और खेलों में हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। ये मैं बड़े गर्व के साथ मैं इसका पार्ट हूँ, एक छोटा सा अधिकारी हूँ। बिल्कुल। नई प्रतिभाओं के लिए खेल विभाग में क्या कुछ संभावनाएं हैं? सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही है जिससे कि नई प्रतिभाओं को मौका मिल सके? मैंने आपको सौरभ जी ये बताया कि हमारे पास 18 एकेडमी है। हाँ, इन एकेडमी में प्रतिभा, इन एकेडमी में टैलेंट सर्च के माध्यम से हम उन एकेडमी में बच्चों को भेजते हैं, और बच्चे वहाँ, हमारे पास जो कोचेस है वर्ल्ड लेवल के कोच हैं, और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया में बेस्ट कोचिंग जो सेंटर है, कोचेस जो हमारे पास है, वो रह के उसका ही रिजल्ट है। आप विवेक सागर को देखिए, और नीलकांता को देखिए, आप सौरभ को देखिए, ये सब जो वर्ल्ड के चैंपियन है, ये हमारे यहाँ आपको बता दूं कम से कम 100 से 150 तो इंटरनेशनल हुए। और आप एशियाड में हमारी ब्रॉन्ज है, हर्षिता तोमर का हमारे ब्रॉन्ज है, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो मतलब आप ये देखिए, हमारे पास ये जो प्रतिभाएं हैं, वो एथलेटिक्स में भी हमारे पास नेशनल चैंपियन बच्चे हैं जूनियर में। तो ये जो नई नई प्रतिभाओं को लाकर तराशना हमारे खेल एकेडमी और हमारे खेल विभाग का जो कार्य है, उससे हमारे टैलेंट। और आपको एक और चीज़ बता दें, जहाँ हम नेशनल गेम्स में 2002-2006 में नेशनल 19वें नंबर पे होता था, हम फर्स्ट 5 में हैं। 102 मेडल पिछले नेशनल गेम्स में, 2015 में लास्ट नेशनल हुआ। तो हमने प्रतिभाओं को आगे ला, और प्रतिभाओं ने रिजल्ट दिया है। तो ये चाहे वो, अच्छा लड़कियों में भी बताएंगे आपको, लगभग 8 लड़कियां ओलंपिक खेली है 2016 और 2021 में। तो हमारी जो प्रतिभाएं खूब आगे आई हैं, और इससे और भी ज़्यादा प्रतिभा आएगी। तो हम ग्रास रूट से, हमारे फीडर सेंटर है हॉकी के लगभग 30 फीडर सेंटर। तो हम पहले फीडर सेंटर में उनको वो करते हैं, उसके बाद एकेडमी में लाते हैं। हमारा प्रोसेस छन्नी करके जो कहते हैं ना बड़े एकेडमी में ला, उसके बाद हमारे बड़े बड़े अशोक ध्यानचंद पहले कोच थे, अभी हमारे पर ओलंपियन समीर दाद हैं, और हमारे सब GL यादव, हमारे यहाँ पर अर्जुन अवार्डी है, GL यादव है, दलबीर सिंह है, फिर परमजीत ने जाने कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए लड़कियों में, वैसे तो किसी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिए होंगे। ये हमारे कोचिंग स्किल कोचेस के वो है। वैसे हमारा जसपाल भी हमारे वहाँ हैं, हम जसपाल राणा भी है, और शूटिंग एकेडमी में भी 3-4 इंटरनेशनल कोचेस हैं। बिल्कुल। टैलेंट सर्च का आपने जिक्र किया, ये टैलेंट सर्च कब होता है, इसका क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में आप टैलेंट सर्च हम यूँ जनरली तो हम लोग मई जून में किया करते थे, लेकिन हमारा भी टैलेंट सर्च क्योंकि 1-2 साल से कोविड के चक्कर में, जो ये पिछले साल हमारा टैलेंट नहीं सर्च हुआ, इस बार हमारा जो टैलेंट सर्च अभी तक 29-30 तारीख, तो पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया, उसके बाद हमने डिवीज़न लेवल पर किया, और उसके बाद अब हम इस स्किल टेस्ट में लेके हम टैलेंट सर्च पूरा करेंगे। तो इसमें टैलेंट सर्च में भी आपको बता दें, हमने इस वर्ष जो टैलेंट सर्च किया था, जो सितंबर अक्टूबर, पूरे 2 महीने, तो इसमें आपको जानकर बड़ा खुशी भी होगा, आश्चर्य भी होगा,
कुल मिला के 70,000 लोगों ने टैलेंट सर्च में भाग, 70 से 80,000 लोगों ने टैलेंट सर्च में भाग, एक ह्यूज अमाउंट। जबकि पिछले बार जब हमने टैलेंट सर्च किया था तो 12 या 14,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और इसका परिणाम एथलेटिक्स में जो हमारा रिजल्ट है, नीरज और जो भी अब बच्चों में जो अवेयरनेस है पेरेंट्स में, उसके कारण ये रिजल्ट है। और इसमें से हमारी एकेडमी में क्या होता है कि हम हर साल जो जैसे एज लिमिट होती है, कोई 19-20 साल के से ऊपर हो जाते हैं या रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो उनकी जो सीट्स जो वैकेंट होती है, तो ये 10 से 20% यदि सीट वैकेंट होती है उसमें हम भर्ती करते हैं, तब इतना रिजल्ट है। तो अभी हाल में ये हमारे टैलेंट सर्च का कार्य चल रहा है और इसके बाद हम वापस से फुल फ्लैश में जब वापस होंगे तो फिर हम वापस वो बच्चे लाएंगे जो रिजल्ट देंगे। ऐसा हमारा टैलेंट सर्च का हुआ है। तो खेल विभाग के क्या कुछ नवाचार हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाएं, और खेल विभाग आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है? खेल विभाग का नवाचार ये टैलेंट सर्च के साथ साथ इनके खेल विभाग के पास बहुत सारी स्कीम है। जब से आने वाले टाइम पे हम विधायक ट्रॉफी कराएंगे, आने वाले टाइम में टैलेंटेड बच्चों के लिए हम हॉकी के टूर्नामेंट कराएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 हर जो भी वहाँ पर प्रचलित खेल है उसका इंटर डिस्ट्रिक्ट में इंटर क्लब्स के टूर्नामेंट कराएंगे। फिर हम स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट कराते हैं। इससे हम प्रतिभा जो टैलेंटेड है वो आगे आएगी। ये हमारी बहुत सारी स्कीम्स है, ये इसके तहत हम आगे धीरे धीरे प्रोसेस में, उसका ही रिजल्ट है आज ये जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में और जो गरीब तबका है उसके जो बच्चे हैं, युवा हैं, जिनमें प्रतिभा है कुछ करने की, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जो एकेडमीज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो कौन कौन सी एकेडमीज़ हैं जो उन बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका देती है, उनके लिए काम करती है? देखिए, मैं चाहे अगर भोपाल, इंदौर की अगर हम बात करें। नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे जो टैलेंट सर्च हैं ग्रामीण लेवल से ही स्टेट लेवल पे आते हैं। आपको ये बताना इस वक्त बहुत उचित समझूंगा कि सिर्फ 1.5 साल में एक टैलेंटेड बच्चा खरगोन का जो इंडिया में उसके यहाँ सड़क नहीं थी, उसके यहाँ झोपड़ी में रहने वाला आदमी, तो आप ये जो हमारे बच्चे अब जो हमारा विवेक सागर है वो खुद ही गांव का था। तो हमारे जो बच्चे ही मोस्टली आपको 20% जो गांव से ही आए हुए हैं। खरगोन का जो एक और बालक है सौरभ प्रताप सिंह, वो जो शूटर है जो वो ओलंपिक खेल के आया, प्रताप सिंह तोमर उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आप ये सोचिए वो भी वहाँ छोटी सी जगह खरगोन से आया और आज वो वर्ल्ड नंबर 2। तो आप एक ग्रामीण को, अच्छा, सब जगह हमारे एडवर्टाइजमेंट और सब जगह पेपर में, टीवी में, सबके माध्यम से आज ये चीज़ नहीं कि बच्चों को मालूम नहीं है, हर बच्चे को ये पता है। गांव-गांव में हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, गांव-गांव में हमारे प्रचार पेपर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से सबको पता है कि हम कैसे बच्चे टैलेंटेड, जो हमको कहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ट्रायल देते हैं, उसके बाद डिवीज़न पे आते हैं, डिवीज़न के बाद एक चैनल, उसके बाद स्टेट में आते हैं। तो हम ये बोलना कि बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को ही आगे ग्रामीण बच्चे ही हैं जो अब मोस्टली हमारे एकेडमी में ग्रामीण बच्चे हैं। तो ग्रामीण बच्चों को बिल्कुल चांस मिलता है। और ग्रामीण जो हम एजुकेशन, आदिम जाति, स्कूल शिक्षा, इसके कंबाइंड एफर्ट से इस बार हमने ये काम किया है। तो सबको, और उसके बाद आने जाने का जो किराया है वो भी स्कूल ने, आदिवासी ने सब चीज़ दी है उन लोगों ने। तो ऐसे करके हमने टैलेंटेड बच्चे हम चुन रहे हैं। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 38 साल आपको सेवाएं देते हुए खेल विभाग में हो चुके हैं। अब रिटायरमेंट के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे को रिटायरमेंट के 1 साल 4 महीने आज की तारीख तक मेरे पास 23 दिन बचे हैं। और आपने ये एक सवाल और मैं नहीं किया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से ये भी बताना चाहता हूँ कि इन 38 सालों में मेरे पास कुल मिला के 1900 छुट्टी होती है। मैंने अपने जीवन में मात्र 25 EL लिए हैं। क्या बात? यदि सरकारी तौर से देखें तो मेरे पास 1140 EL बनती है और 760 मेडिकल है। फिर मैं यहाँ आता हूँ, बाई द ग्रेस ऑफ जीसस मैं आज तक मैं बीमार नहीं हुआ और मैंने मात्र 25 दिन की EL ली है और एक भी मेडिकल नहीं ली।
और मैं ये चाहता हूँ कि ईश्वर की ऐसी आशीष रही तो मैं बिना छुट्टी के मैं अपनी नौकरी, अपनी पारी समाप्त करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसके बाद मेरा ये उद्देश्य होगा, पहला उद्देश्य ये होगा कि मैं अपने आंकड़ों के कारण पूरी दुनिया में मैं पहचाना जाऊं और मध्य प्रदेश का और मेरे विभाग का एक नाम रोशन करूं। और उसके बाद जो मेरी अहम भूमिका है, मैंने अपने जीवन में खेलों को बड़ा मेहनत से, त्याग से मैंने खेल को आगे बढ़ाया और खेल की नौकरी कर, तो जीवन में मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद बच्चों को कोचिंग करूं, बच्चों को खेल में आऊं, लोगों की सोशल मदद करूं, सामाजिक तौर पे भी मैं मदद करना चाहता हूं, सामाजिक मदद करूं, गरीब बच्चों को मैं, जिनके पास किट नहीं है, जो काम अभी करता हूं वो निरंतर मैं करता रहा हूं। मैं हमेशा, मैं जहां भी जाता हूं मैं बोलता हूं कि यदि मेरी रिटायर हुआ तो उसके बावजूद भी मुझे लगभग 50,000 पेंशन मिलेगी। उन पेंशन के भी मेरा कहीं कई जगह मैं बोलता हूँ कि 15 से 20,000 रुपये में सिर्फ इसी 15 से 20,000 पैसे बच्चों में खर्च करूँगा, ताकि जो बच्चे जिनके पास खेल सामग्री या उसके पास किट नहीं रहता उसको मैं देने की कोशिश करूँगा। ये मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, मैं आने वाला टाइम अच्छे से बिताऊँ। तो इसके लिए क्या कुछ अभियान चलाएंगे, किस तरह से आप खिलाड़ियों से जुड़ेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं 50-52 साल से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में और स्पोर्ट्स में जुड़ा हूँ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में तो 38 साल हो गए, लगातार 52 साल में। और मेरे पास मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की हर एसोसिएशन के मोस्टली पदाधिकारी के नंबर्स हैं, वो मैं उनको जानता हूँ। और कहाँ मैं ग्रास रूट से मैं चला हूँ, तो कहाँ किस बच्चे को कहाँ मदद होती है, मदद मिलनी चाहिए, और किस लेवल पे मुझे कहाँ काम करना है ये मुझे पता है। मैं उन लोगों से टाई अप करके मैं करना चाहूँगा। आंकड़ों का आपने जिक्र किया, इतने सारे आंकड़े आप कैसे याद रख पाते हैं? क्या कुछ कला है आपकी आंकड़ों को याद रखने? ये सवाल आपने बहुत ही इंटेलिजेंट किया, क्योंकि मैं इस सवाल के मैं अपेक्षा कर रहा था। आपने सही टाइम पे सही बॉल डाली और आपने इस सवाल को मैं बताता हूँ। ये जो मेरा जो आंकड़े का है, ये आंकड़े जो कैसे मैं याद रखता हूँ, ये एक को रिलेशन है। तो सौरभ जी, एक को रिलेशन कैसे, कि किसी डेट को कैसे उसका मिलान करना। मेरे को सबसे ज़्यादा बचपन से एक शौक था कि लोगों की बर्थडे विश करता था। लेकिन वो बर्थडे मेरे को जीवन में प्रोफेशनल तौर से या इतने मददगार हुए, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूँ कि हम हर व्यक्ति दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। बिल्कुल। और हर डेट्स पे कुछ ना कुछ हुआ, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे को रिलेशन होता है। यदि आप मुझसे पूछेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कब हुई, तो मैं कोरिलेशन में बताऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और 11 जनवरी मैंने कुछ टाइम पहले बताया, 11 जनवरी 74 को राहुल द्रविड़ का जन्मदिन आता है। वैसे ही आप पूछेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कब हुई, तो मैं 1 सेकेंड में बताऊंगा 27 मई 1964। 27 मई 1962 या 63 में रवि शास्त्री का जन्म हुआ। तो हर चीज यदि पूछेंगे आशा जी कब पैदा हुई, तो मैं 1 सेकेंड में बोलूँगा 8 सितंबर 1933। तो 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे आती है। 8 सितंबर को मेरे दोस्त सौरभ का जन्मदिन आता है। तो एक घटना, एक दिन की कम से कम मुझे एवरीडे 5 से 10 घटनाएं मुझे एवरीडे। तो मैं उस डेट को स्टार्टिंग से मेरी एक थी कि उस डेट को, जैसे आपने हिंदुस्तान जब 1975 में मैंने आपको बताया वर्ल्ड कप जीता हॉकी में, तो वो डेट थी 15 मार्च 1975। तो आपको बताता हूँ 15 मार्च 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। उसी प्रकार यदि आप बोलेंगे कि इंडिया का पहला टेस्ट मैच कब खेले, तो इंडिया ने पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को खेला और 25 जून 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते। तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसकी बहुत लंबे समय से मेरी प्रैक्टिस है कि कैसे किसी भी खिलाड़ी का और कैसे उसको कोरिलेट करना है। तो ये जो कला है, ये मैंने
कला क्या मेरे ब्रेन ने उसको डेवलप की है। ये क्यों वो जैसे मेरे ये मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसको कर पाया कि जैसे 2 सितंबर 1973 को हम वर्ल्ड कप हारे थे और 2 सितंबर 88 को ईशांत शर्मा का जन्मदिन था, वर्ल्ड कप हॉकी हारे थे। तो हर चीज में मेरे पास हर डेट जितने वर्ल्ड कप है, जैसे आज 7 है तो 7 जून 75 को वर्ल्ड कप पहला टेस्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ। तो हर डेट में मेरे पास कुछ ना कुछ है। तो मैं को रिलेट करता हूँ, वो मुझे बड़ा ईजी। तो मेरे जीवन की जो सबसे अच्छी चीज़ थी, बाय द ग्रेस ऑफ जीसस, मैं लोगों को विश करता था। जब बच्चा था तब से तो उनको बड़ी खुशी होती कि ये बच्चा हमको विश करता, लेकिन वही चीज़ मेरे जीवन में काम आई। जैसे एक दोस्त था, उसका जन्मदिन 10 जुलाई को, 10 जुलाई 1949 गावस्कर का जन्मदिन, 12 फरवरी 1949 GR विश्वनाथ को, और 12 फरवरी को मेरी पत्नी का जन्मदिन आता है। और मेरी जो बच्चा है, मेरा बच्चा है 13 सितंबर 69 को सेंट वॉन का जन्मदिन आता है। तो ऐसे करके मैंने हर डेट को वो करा, तो वो मेरे लिए बहुत इजी पड़ी। ये कोरिलेशन का फंडा है। जो चीज मुझे अभी जैसे ये विश्वास जी दिख रहे हैं, इनका 29 दिसंबर को जन्मदिन है। 29 दिसंबर को किरमानी का जन्मदिन आता है, सैयद किरमानी, जो देश के बहुत बड़े विकेट कीपर थे। ये शिवराज जी का 5 मार्च 1959 उनका जन्म है। तो जो जैसे अब शिवराज जी, अब ये जैसे उनका बेटा दिन का, उनका 26 मई है 94। ये पवन जैन साहब है, इनका जन्मदिन 1 नवंबर 63 का है। ये बाबूलाल गौड़ साहब दिख रहे हैं, इनका जन्मदिन 2 जून 1929 का है। ये हमारे VK सिंह साहब, इनका जन्मदिन है 26 मार्च 1961। तो आप किसी भी जो मुझे किसी ने बताया तो मेरा वो प्रिंट हो जाता है। ये चेतन चौहान है, इनका जन्मदिन है 21 जुलाई का। तो मैंने जन्मदिन से मेरा जन्मदिन है 23 मार्च 1961। 23 मार्च को एक बहुत बड़ी घटना है, राजगुरु सुखदेव को जो 1931 में ये शहीद दिवस है, उस दिन फांसी लगी थी वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। तो ऐसे की को रिलेशन है बहुत से। जैसे वर्ल्ड वॉर यदि सेकंड कब हुआ तो 1 सितंबर 39, तो 1 सितंबर माधव मंत्री जो गावस्कर के मामा जी थे, उनका जन्मदिन है। और फिर वहाँ से 2 सितंबर 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो वो ईशांत शर्मा का जन्मदिन है। तो हर घटना एक दूसरे से रिलेटेड हो, मेरी लाखों घटना है, और ये मेरा को रिलेशन का फंडा है। बिल्कुल। जो कोरिलेशन को आप एक दूसरे से आंकड़ों से कोरिलेट करते हैं, चीज़ों से कोरिलेट करते हैं, लोकेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, तो क्या जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके को अपना सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए, इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बिना को रिलेशन के आप कोई सी भी चीज़ याद नहीं रख सकते हो। हर चीज़ में आपको पता है, हमारे बुजुर्ग जो पूर्व जन्म में, वो पूर्व जो हमारे थे, वो भी ऐसा बोलते थे कि ये कब पैदा हुए, तो बताते थे वो उस टाइम पे बहुत पानी गिरा था बेटा, तो उस टाइम तो उसको ऐसा निकाला जाता था। हर चीज़ में, जैसे बच्चा ये कब है, तो ये शादी में मेरे गोद में था। तो हर चीज़ विदाउट को रिलेशन कुछ भी नहीं है। इन बच्चों को में को रिलेशन का जो फंडा है, वो एक दूसरे आने वाले टाइम पर एक दूसरे से को रिलेट करके कोई भी कंपटीशन में भाग लें, वो सफल होंगे। जीवन। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उमा शंकर जी का भी आपने 24 जून डेट ऑफ बर्थ बताया, जो तमाम राजनीति, ये 19 नवंबर पटवारी, ये PC शर्मा 20 अक्टूबर। क्या बात। तो दर्शकों, आपने चाको साहब से आंकड़ों की बाजीगरी के बारे में समझा, अब वो क्या चाहते हैं और जिस तरीके से वो नए गोल की तरफ अब बढ़ गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अपने गोल को जल्द हासिल करें, जो भी रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।